हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। शॉर्ट क्वेश्चन दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल, जिसके द्वारा हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारी सर्वाइवल। अगर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए तो उसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, अगर हमने अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किए हुए हैं तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड, जो कि बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैंने फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दिया है, ताकि आपकी स्टडी के अंदर कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो मेरी ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए रेलिवेंट है। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे होता है कि हमने जो एवरेज कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट तक अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ऑप्टिमम आउटपुट होता है। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है पहले से ही स्टॉप, मतलब ऑप्टिमम आउटपुट से पहले ही स्टॉप हो जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड आउटपुट एक्चुअली अटेन्ड इन द लॉन्ग रन, उसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट तक प्रोडक्शन नहीं होती, और ना ही वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम पहले ही हो जाता है और ऑप्टिमम प्रोडक्शन भी नहीं। तो प्रोफेसर लिप्सी ने इस सिचुएशन को एक्सेस कैपेसिटी कहा है। तो फर्म का जो साइज होता है ऑप्टिमम साइज से लेस होता है, चाहे वो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वहां पे एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। तो व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट? जब हम रेंट की बात करते हैं तो जैसे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं कि रेंट जो है दैट इज ओनली अवेलेबल टू द लैंड। और जो मॉडर्न थ्योरी है जैसे मिसिस जॉन रॉबिन्सन, तो वो कहते हैं कि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, और अगर क्या है कि उनकी सप्लाई जो है शॉर्ट है। रेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे पूरी की पूरी जो लैंड की इनकम होती है उसको हम रेंट कहते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है उसका परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि वो गॉड ने जितनी जमीन दी है उससे ज्यादा हम कर ही नहीं कर सकते। तो उसी तरह इन केस ऑफ अदर फैक्टर ओनली पार्ट ऑफ द इनकम जो है दैट इज द नेचर ऑफ द रेंट। तो यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो कहती है कि रेंट जो है डिपेंड करता है एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का जो डिफरेंस है। ट्रांसफर अर्निंग जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे मेरी प्रेजेंटली मुझे मिल रहा है 10,000, तो ये छोड़ के मैं तभी जाऊंगी जब मुझे 10,000 या उससे ज्यादा मिले। अगर मान लो मुझे दूसरी जॉब के अंदर 20,000 मिलता है, तो वहां पे मेरा रेंट जो है 20,000 माइनस 10,000, तो 10,000। और रेंट जो है इस वजह से हुआ है कि जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड को छोड़ के परफेक्टली इनइलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। तो रेंट को अगर हम कहें कि डिफाइन दी रेंट या मीनिंग ऑफ रेंट, तो आम भाषा में होता है कि जब हम चीजों को थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं फिक्स पीरियड के, जैसे हमने घर किराए पे ले लिया, फर्नीचर किराए पे ले लिया, तो उसके बदले में जो भुगतान करते हैं दैट इज नोन एज ए रेंट। बट जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, तो जो रेंट का मतलब होता है कि जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं और जिनकी सप्लाई जो होती है परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। जैसे लैंड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो जनरली क्लासिकल जो थ्योरी है, रिकार्डो जो है, ये मानते हैं कि लैंड इज अवेलेबल, रेंट इज अवेलेबल ओनली टू द लैंड। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कंसीडर रेंट एज इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द सोर्सेज ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और सप्लाई ऑफ लैंड जो है फिक्स्ड है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि रेंट जो है डेट इज अवेलेबल टू दी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, अगर उनकी सप्लाई जो है लिमिटेड है। और यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो रेंट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड द ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर यूज्ड इन द वर्क yielding maximum income is the price of the output that the factor concerned can earn by working in the next best alternative। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि बिल्डिंग है। अगर हम उस बिल्डिंग को रेंट पे यूज करते तो हमें 10,000 की इनकम प्राप्त होती है। अब हम उसको बिजनेस में यूज करते हैं तो इट मीन्स कि हमें
वहां से मिनिमम 10,000 निकलना चाहिए। तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, जिसको हम ट्रांसफर अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ट्रांसफर अर्निंग जो है, दैट इज द मिनिमम अर्निंग विच ए फैक्टर मस्ट गेट इन एग्जिस्टिंग जॉब, अदरवाइज इट विल ट्रांसफर इटसेल्फ टू अनदर जॉब वेयर ही इज लाइकली टू गेट द मिनिमम अर्निंग। जैसे एक जॉब है, वहां पे आपको 15,000 जो है मिल रहा है, उसी जॉब में आप तभी शिफ्ट करोगे जब वहां पे आपको 15,000 या उससे ज्यादा मिले। तो 15,000 जो है आपकी ट्रांसफर अर्निंग है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है, दैट वाज गिवन बाय जेएस मिल, वालरस एंड मार्शल एंड पीको। तो यहाँ पे जो रियल फैक्टर है, जैसे जो है अ, मतलब जो भी हम पैसा मांगते हैं, क्योंकि उससे हम चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि हमने कंजूसी करके अपनी कंजम्पशन को एब्सटेन करके, कंजम्पशन को ना करके उस पैसे को बचाया है। तो इंटरेस्ट जो है रियल फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डिटर्मिन होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो सेविंग के ऊपर डिपेंड करती है। सेविंग इनकम का वो हिस्सा जो हम कंज्यूम नहीं करते, दैट इज नोन एज ए सेविंग। तो इनकम के अंदर से जब हम कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो वो सेविंग हो जाती है। सप्लाई ऑफ सेविंग जो है, दैट इज इन्फ्लुएंस बाय रियल फैक्टर, कि जैसे हमने कंजम्पशन नहीं की। जैसे मेरे पास मान लो 10,000 है, तो वो 10,000 मैंने बचा के रखे हैं, कंजम्पशन नहीं की। तो नेचुरली जब हम किसी को उधार देते हैं तो वो पैसा हमें जल्दी नहीं रिकवर होता, थोड़ी देर के बाद होता है। और उसी तरह यहाँ पे सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। अगर सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सेविंग कम होगी। डिमांड फॉर कैपिटल जो है, देखो जब हम निवेश करते हैं तो उसके लिए, क्योंकि उनके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है, वो चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पैसे की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, अगर हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिमांड फॉर कैपिटल विल बी लो। तो क्लासिकल थ्योरी जो है कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल फैक्टर। डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दैट इज गिवन बाय जेबी क्लार्क, तो उनका ये मानना है कि प्रॉफिट किस वजह से होता है, क्योंकि डायनामिक कंडीशन जो है चेंज होती रहती है। अगर स्टैटिक कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है, तो वहां पे हमें प्रॉफिट कोई उत्पन्न नहीं होगा। प्रॉफिट कहाँ पे उत्पन्न होता है, जब सेलिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस है। जैसे सेलिंग प्राइस 15 है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 है, तो यहाँ पे हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट है। ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस के अंदर गैप ज्यादा होता है, उतना ही प्रॉफिट होता है। स्टैटिक कंडीशन के अंदर डिमांड, सप्लाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती। बट ड्यू टू कंपैरेटिव स्टैटिक स्टेशन वहां पे चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होती हैं, और जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट उत्पन्न हो सकता है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है, दैट इज गिवन बाय एफ पी हावले। और ये थ्योरी जो कहती है कि जो उद्यमी है कि वो रिस्क लेता है, जिसकी वजह से उसको जो रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज प्रॉफिट। तो वहां पे प्रोपोर्शनल रेशियो है, जितना ज्यादा रिस्क लेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हावले वो 4 तरह के रिस्क फेस करता है। रिप्लेसमेंट रिस्क, डेप्रिसिएशन जो कि हमें पता होता है। ऑब्सोलेंस के अंदर क्या होता है कि चीजें आउटडेट हो जाती है, बट वो सर्टेनिटी के साथ नहीं कहता, मतलब एस्टिमेट कर सकते। अनसर्टेनिटी होती है कि जब अनिश्चितता होती है। रिस्क प्रॉपर जो होता है प्रोडक्शन और सेल के बीच में जो गैप होता है। अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है, दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर नाइट, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसका है अनिश्चितता को प्रोडक्शन के साथ जो वो अनसर्टेनिटी फेस करता है, जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट उत्पन्न होता है। ये देखो, रिस्क जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक सर्टेन रिस्क जिसकी हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, जो हमें पता होता है, थेफ्ट हो सकती है, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकती है, फायर लग सकती है, तो हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अनसर्टेन रिस्क होते हैं जिनके बारे में हमें कोई पता नहीं होता, जिनको हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। जैसे मार्केट कंडीशन चेंज हो जाएंगी, कॉम्पिटिटिव के बारे में नहीं हमें पता होता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में नहीं पता होता। तो ये सारी अनिश्चितता जो है वो फेस होती है, जिनको हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ये अनिश्चितता की वजह से जो प्रॉफिट उत्पन्न होता है, दैट इज नोन एज ए प्रॉफिट। तो कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सारी फर्म्स होती हैं वो होमोजेनियस एक जैसा प्रोडक्ट जो है बताती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि हर एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है दूसरे से डिफरेंट होता है, क्लोज सब्सिट्यूट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे बार्स एंड सेलर्स होते हैं, जिनको हम इंडस्ट्री कहते हैं। सेलर का समूह होता है, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। जो सेलर का समूह होता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती। और यहाँ पे जो शेप ऑफ डिमांड कर्व होता है, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, इस तरह से होता है पैरेलल टू
एक्स एक्सिस होता है। बट यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, हमें सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। ए आर एम आर जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो एम आर उसके ए आर के नीचे लाई करता है। और यहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है ताकि लोगों को बताने के लिए, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो भी परफेक्टली मोबाइल नहीं होते। फर्म जो होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस टेकर होती है, प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करती है। और मोनोपोलिस्टिक के अंदर हर एक फर्म का प्रोडक्ट जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है, तो फर्म डिसीजन लेती है, चाहे वो आउटपुट का ले, चाहे वो प्राइस का ले। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं खर्च करनी पड़ती, बट मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमें खर्च करनी पड़ती है। शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस लग सकता है, वही मोनोपोलिस्टिक के अंदर है। और उसी तरह परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन के अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी लॉन्ग रन होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होता है उसका ऑप्टिमम साइज होता है, वो अपने मिनिमम पॉइंट तक प्रोड्यूस करती है, बट मोनोपोलिस्टिक के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होती है। इसी तरह कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। देखो, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, ये प्रोडक्ट होमोजेनियस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। मोनोपोली के अंदर वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, बट मोनोपोलिस्टिक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो मोनोपोली के अंदर आप जनरली एंटर नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक के अंदर फर्म बड़ी आसानी के साथ जा सकती है, छोड़ के जा सकती है। मोनोपोली के अंदर क्योंकि सेलर एक ही होता है तो परफेक्ट नॉलेज होती है, बट यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर एडवर्टीजमेंट में खर्च करना पड़ता है। तो जो शेप होती है यहाँ पे, जो डिमांड कर्व है, देखो यहाँ पे जो मोनोपोली है इसके अंदर ये अंदर की तरफ होते हैं, लेस इलास्टिक होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये बाहर की तरफ मोर इलास्टिक होते हैं, इस तरह से होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर देखो, जो मोनोपोलिस्टिक है इसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, बट लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली तभी एग्जिस्ट करेगी अगर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले। डिराइव डिमांड जो होती है, जैसे डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है डिराइव डिमांड है। जो हम गुड्स की डिमांड करते हैं, जैसे कपड़े की डिमांड करते हैं या खाने पीने की चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो वो डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि वो हमारी चीज़ों, जो हमारी नीड्स एंड वांट्स है उसको कलेक्टिवली, वो उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। और उसी तरह ही जो डिमांड फॉर फैक्टर्स हैं, तो वो नेचुरली वो जो जो चीज, जैसे मान लो जो डिमांड फॉर फैक्टर्स है ये ड्राइव डिमांड होती है, ये डायरेक्ट डिमांड से ड्राइव की जाती है। जैसे ब्रेड की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली ब्रेड बनाने वाले कारखानों डिमांड बढ़ जाएगी, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, कैपिटल की बढ़ जाएगी, एंटरप्रेन्योर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये ड्राइव डिमांड होती है। डिमांड फॉर फैक्टर डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जो लेबर है वो अगर स्पेसिफिक वेज रेट, जैसे मैं कहूँ कि 500 रेट दूंगा पर डे का, तो उस पे कितने घंटे वो काम करने को तैयार है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर और वेज रेट के बीच कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होता, कि एक लिमिट तक जो है अगर हम वेजेस को बढ़ाते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है इंक्रीज होती है। एक लिमिट के बाद क्या होता है, अगर वेज वेज रेट बढ़ता भी है तो लेबर जो है उसको जो है रेस्ट करना पसंद करती है। तो जो सप्लाई कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। एक स्टेज तक वो इंक्रीज होता है, उसके बाद वो बैकवर्ड बेंड कर जाता है, वहां पे वो आराम करना जो है ज्यादा पसंद करता है। और उसी तरह माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो है देखो, ये माइक्रो जिसका अर्थ होता है स्मॉल, यहाँ पे हम इंडिविजुअल, फर्म और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैक्रो जो है एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को देखती है। और यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो किस तरह से इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी प्राइस को डिटरमिन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, मैक्रो को हम इनकम थ्योरी कहते हैं। माइक्रो के अंदर जो है किस तरह से हमने फर्म लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे रिसोर्सेज को एलोकेशन करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पॉलिसी बनती है, इस तरह से हमने एग्रीगेट लेवल पे जो है जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। मैक्रो के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑप्टिमम एलोकेशन है। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि यूनिलेटरल पेमेंट्स या यूनिलेटरल रिसीव, जिसके बदले में हम कुछ जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन इकोनॉमी गेट सम पेमेंट विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज।
इनको हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर जो है पेमेंट्स कहते हैं। ट्रांसफर अर्निंग वो अर्निंग होती है जहाँ पे क्या है कि जो जिसको भी मिलती है वो कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता। इनको हम यूनिलेटरल पेमेंट कहते हैं कि जैसे ओल्ड एज है तो जिसकी वजह से पेंशन मिलती है या स्कॉलरशिप मिलता है या डोनेशन मिलता है या गिफ्ट मिलता है। तो ये ट्रांसफर इनकम होती है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनको हम कंसिडर नहीं करते। तो उसी तरह व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये बड़े के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, इंटरमीडिएट्स को नहीं लेते। बट यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन जो है करनी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। और उसी तरह ये जो प्राइसेस ऑफ गुड्स है उसके अंदर लगातार चेंजेस होती रहती हैं तो हम मेयर नहीं कर पाते। नेशनल इनकम के अंदर जो पेड सर्विसेज है, जैसे एक टीचर जो है क्लासरूम के अंदर टीच करता है तो वो सर्विसेज ली जाती है। बट अगर वो घर के अंदर अपने बच्चे को टीच करता है तो वो डेट इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे कुछ मतलब रियल लाइफ के अंदर सेवरल सर्विसेज होती हैं जिनको हम मनी के अंदर मेयर नहीं कर सकते। और कई बार प्रॉब्लम जो है डबल काउंटिंग की भी आती है। और उसी तरह बार्टर सिस्टम होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उनकी वैल्यूज हमें नहीं पता चल सकती और कई बार जो डाटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता या रिलायबल नहीं होता। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी चेंज होती रहती है। वेरिएबल, मेरेबल और स्केलेबल मैग्नीट्यूड जो कि वेरी करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वेरिएशन होती है ये हमें कई बार डायरेक्टली भी इफेक्ट करती है और कई बार दूसरे वेरिएबल्स को भी इम्पैक्ट करती है, तो जिसके लिए हम इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। वेरिएबल जो है डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। वेरिएबल स्टॉक भी हो सकता है, फ्लो वेरिएबल भी हो सकता है। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस मैं पहले ही डाल चुकी हूँ तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस आती हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। स्टॉक वेरिएबल होता है कि स्पेसिफिक, जैसे मैं कहूँ कि इस वक्त टैंकी के अंदर कितना पानी या मेरे पास कितने पैसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। 10 बजे हमारी टैंकी के अंदर कितना पानी था। दो वेरिएबल होते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम, पर दिन, पर वीक, पर आवर, जो कि चेंज होता रहता है। एक्सीलरेटर का मतलब होता है कि जब कंजम्पशन के अंदर चेंज होते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चेंज आता है। जैसे हमने 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए हम कैपिटल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। Incremental demand for consumption will cause an increase in demand for equipment required to produce the goods. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कंजम्पशन गुड्स के अंदर डिमांड चेंजेस होती हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना चेंज आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन को हम W से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द चेंज इन इनकम। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो है डिपेंड करती है कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर।